जय हिंद। वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। राजस्थान इतिहास की हम बात कर रहे थे और इतिहास में हमारी क्लासेज रेगुलर आ रही हैं, लेकिन उसके बीच में कल क्लास नहीं आ पाई। तो उसका रीज़न ये था कि हमने एक वीडियो डाली आपके लिए कि पशु परिचारक की, कि जो बोल रहे हैं कि एक तो पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल और एक पशु परिचारक की एग्जाम स्थगित हो गई है। ऐसा नहीं है, एग्जाम तो होंगी, लेकिन क्या फॉर्म भरने की और फिजिकल की डेट वो आगे बढ़ी है थोड़ी, ठीक है। और बाकी तय सीमा पे होगी। बाकी वो वीडियो आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज उसी कड़ी में हमारी रेगुलर जो क्लासेज आ रही थी राजस्थान हिस्ट्री की, राजस्थान हिस्ट्री भी हम पढ़ रहे हैं नए जिलों के आधार पर कि कौन सा शिलालेख पहले कहाँ था। जैसे पहला हमारा टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान इतिहास के स्रोत, तो पहला हम देख रहे हैं कि पहले कौन सा शिलालेख वो चीज कहाँ थी, कहाँ से हमें प्राप्त हो रही है, वर्तमान में वो किस जिले में आ चुकी है। राजस्थान इतिहास के बाद में कला संस्कृति, और कला संस्कृति के बाद में तब तक ज्योग्राफी के जो भी फैक्ट है वो कंप्लीट सामने आ जाएंगे, फिर हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे। रही बात क्लासेज की, तो क्लासेज देखो सबके एग्जाम के लिए जो है पीसीएस वगैरह के एग्जाम में राजस्थान की पीसीएस आरएस है उस वहां से स्टार्ट करके हम पटवारी, एलडीसी, लेबर असिस्टेंट और जो जो भी है पटवारी वगैरह, एलडीसी, जो भी कांस्टेबल वगैरह जो भी एग्जाम है, सारी एग्जाम्स के लिए क्लासेज आपके लिए सफिशियंट है एग्जाम के बाद में। और रही बात सेकेंड राजस्थान की पशु परिचारक की है भर्ती, उसके लिए तो प्रॉपर है, क्योंकि उसमें प्रॉपर राजस्थान का इतिहास दे रखा है, तो कल्चर से ज्यादा फोकस राजस्थानी इतिहास पर रहेगा। साथ में अगर आप कहोगे तो उसका पार्ट भी जो बहुत जल्दी हम पढ़ाने वाले हैं पार्ट भी। और ये सारी क्लासेस जहाँ आप अच्छे खासे पैसे देकर पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जो बिगनर्स है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस सफिशियंट है, आप टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़िए क्लासेस और रेगुलरिटी पढ़िए, और रेगुलरिटी की रखिए क्लासेस पढ़ने में, क्योंकि हमारी क्लासेस भी रेगुलर आ रही है और आप भी रेगुलरिटी पढ़ने में रखिए, क्योंकि बहुत जल्दी एग्जाम पशु परिचारक वगैरह की और एलडीसी कांस्टेबल की आ रही है। तो आज सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत में कुछ शिलालेख हम पढ़ चुके थे। देखिए, राजस्थान इतिहास को दो भागों में, जैसे मैंने बांट के पढ़ाया था, आपको दो भागों में पढ़ सकते हैं आप। वैसे तो तीन भाग होते हैं इतिहास के, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, लेकिन हम राजस्थान इतिहास को क्या है कि दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। प्राचीन इतिहास में हम देखते हैं कि जो शिलालेख वगैरह जो प्राचीन स्रोत है वो प्राप्त हो रहे हैं। मध्य में राजवंश समझ लीजिए, और आधुनिक में 1857 के बाद का। लेकिन हम प्राचीन और मध्य को एक साथ करके पढ़ेंगे। पहले हमें जो शिलालेख वगैरह जो प्राप्त हो रहे हैं, इतिहास के जो स्रोत वगैरह प्राप्त हो रहे हैं वो, उसके बाद में राजवंश, और राजवंश के बाद में 1857 के बाद जो टॉपिक है अब उसकी हम बात करेंगे। तो क्लासेज में क्या है कि आप अभी हमारे जो इतिहास के प्रमुख स्रोत चल रहा है, अभी उसके बाद में हम जैसे स्रोत में हम और भी चीजें पढ़ेंगे। जो शिलालेख है वही नहीं, इसके अलावा सिक्के वगैरह, जो मृतभांड वगैरह, जो भी ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पहले इतिहास के बिल्कुल प्राचीन से पढ़ रहे थे शिलालेखों से। तो उन शिलालेखों में हमारा पहला जो टॉपिक था शिलालेख, अभिलेख, प्रशस्ति, ठीक है, यूप, स्तंभ लेख, जो भी है सब एक साथ इन चीजों को पढ़ रहे हैं। तो उसमें लगभग हमारे 27 शिलालेख हो चुके थे। और वैसे टोटल देखा जाए तो राजस्थान में जो पुरातत्व विभाग है उसके अनुसार 160 से 170 के बीच में शिलालेख हैं प्रॉपर। तो 160-170 तो एग्जाम में आते नहीं है, और इम्पोर्टेंट जो 25-30 शिलालेख हैं वही पढ़ने हैं। और इम्पोर्टेंट 25-30 में भी आपके लिए शॉर्टकट किए रख लीजिए कि हर शिलालेख में क्या है, इंपॉर्टेंट जो शिलालेख है उनमें भी इंपॉर्टेंट एक की पॉइंट होता है। अगर आपको बिल्कुल ही शॉर्ट में पढ़ना है तो उन की पॉइंट्स को पढ़िए, जो कि हम बताते रहते हैं। हर शिलालेख का एक की पॉइंट होता है, ठीक है। और सन की इतना ध्यान रखना नहीं है शिलालेख का, क्योंकि इतना वो करने की जरूरत नहीं है सन रटने की। सन बहुत रेयर चांस है कि शिलालेख की सन आएगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं आता, बस उसके बारे में जानकारी आती है। और वो भी ये नहीं पूछते कि शिलालेख में क्या जानकारी मिलती है निम्न में से, ऑप्शन में ये भी नहीं आता। सीधा सा क्वेश्चन शिलालेख से बनता है, तो एक तो यही होता है कि वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, उसकी भाषा, और एक उसकी लिपि। लेकिन अधिकतर शिलालेखों की भाषा संस्कृत है, राजस्थानी है, ठीक है, अधिकतर जिसमें संस्कृति है। तो लिपि ब्राह्मी और नागरी, ये लिपि है बस। तो अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं ना, मोस्ट क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं कि भाई फलाना ढिकाना जानकारी किस शिलालेख से मिलती है, बस इतना। तो हर एग्जाम का जो की पॉइंट है ना, कोई स्पेशल जानकारी मिल रही है राजस्थान के बारे में, जो इतिहास की स्पेशल जानकारी मिल रही है, उसको याद रखना है बस शिलालेखों में। अगर आपको बिल्कुल ही शॉर्टकट में पढ़ना है और बिल्कुल प्रॉपर पढ़ना है कि विद्वान बनने के लिए, तो आप 168 के 170 शिलालेख जो भी हैं वो सारे सारे पढ़ लीजिए। बाकी इंपॉर्टेंट तो 25-30 ही है, ठीक है। आज उनमें से हमारे 27 शिलालेख हो चुके थे, आज हम 28वें शिलालेख की बात करते हैं। तो आज जो हमारा शिलालेख है वह कुंभलगढ़ का शिलालेख, कुंभलगढ़ का शिलालेख कौन सा है, कुंभलगढ़ का 28 नंबर का शिलालेख आज हमारा, कुंभलगढ़ का शिलालेख। अब कुंभलगढ़ कहाँ है, कुंभलगढ़ का शिलालेख, ये तो आपको पता होगा, एक फेमस जो फोर्ट है, फेमस दुर्ग है, कुंभलगढ़ का शिलालेख सन 1460 ईस्वी का। तो आज हमारा कुंभलगढ़ का शिलालेख सन 1460 ईस्वी का।
सन 1460 का कुंभलगढ़ का शिलालेख। कुंभलगढ़ में आपको पता है कहाँ है, तो पता होना चाहिए। कुंभलगढ़ का एक फेमस फोर्ट है, तो ये तो पता होना चाहिए कुंभलगढ़ कहाँ है। तो जो कुंभ स्वामी मंदिर है कुंभलगढ़ का, कौन सा, कुंभ श्याम मंदिर। कौन सा, कुंभलगढ़ का कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर दो है राजस्थान में, ध्यान रखना, एक चित्तौड़ फोर्ट में भी है, एक कुंभलगढ़ फोर्ट में भी है। कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर की दीवार से प्राप्त है। कुंभ श्याम मंदिर को वर्तमान में इसको मामादेव का मंदिर भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है, वर्तमान का नाम, ये इसका प्राचीन नाम है। वर्तमान में क्या कहते हैं, मामादेव का मंदिर, मामादेव का मंदिर। सन 1460 में महाराणा कुंभा ने, और आपको पता हो तो जो कीर्ति स्तंभ का लेख है वो भी उसी टाइम का है, महाराणा कुंभा ने उसका निर्माण कराया था सन 1460। सन 1460 की बात है। सन 1460 में महाराणा कुंभा, एक ये ध्यान रखना, राणा, महाराणा, महाराजा, ये जो राजाओं की उपाधि है ना, हर राजवंश के उपाधि, हर राजवंश अलग अलग है, उनकी उपाधियां अलग अलग है, ठीक है। हर जो राज्य राजवंश है वो उसका राजा हर उपाधि अलग लगाता था, महाराणा, राणा, महाराजा, ठीक है। तो महाराणा कुंभा द्वारा सन 1460 में इसका निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। महाराणा कुंभा ने सन 1460 में, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका की पॉइंट है, राजस्थान का एकमात्र शिलालेख, राजस्थान का शिलालेख जो 5 काली शिलाओं में, 5 अलग अलग काली शिलाओं में, 5 काली शिलाओं में प्राप्त है। राजस्थान का एकमात्र शिलालेख जो 5 अलग अलग काली शिलाओं में प्राप्त है, ठीक है। अब एक चीज जो हमेशा पॉइंट, पहले का पॉइंट है वो याद रखना, भाषा, शिलालेख की भाषा। भाषा, अगर कोई शिलालेख मंदिर से प्राप्त है, अधिकतर तो राजस्थान के शिलालेखों की भाषा संस्कृत है, लेकिन अगर कोई शिलालेख मंदिर से प्राप्त है तो प्रॉपर उसकी भाषा संस्कृत। इस शिलालेख की लिपि नागरी, नागरी लिपि 5 काली शिलाओं से कुंभ स्वामी मंदिर से प्राप्त होने वाला शिलालेख। किसने उत्कीर्ण करवाया, किसने निर्माण करवाया, सन 1460 में महाराणा कुंभा ने इसे उत्कीर्ण करवाया है। इसके रचयिता, अब इस शिलालेख की रचना करने वाले, इसके रचयिता, करवाने वाले तो कौन थे, महाराणा कुंभा। इसके रचयिता केवी, इस शिलालेख के रचयिता केवी, जिनको बोलते हैं ना कान्हा व्यास। अब इसमें एक कंट्रोवर्सी ध्यान रखना, एक अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इतना ध्यान रखना, वैसे तो इसका शिलालेख के रचयिता कान्हा व्यास और महेश भट्ट दोनों है ना एक साथ नहीं आएंगे, कभी भी ऑप्शन में एक साथ नहीं आएंगे। कान्हा व्यास और महेश भट्ट दोनों एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि जो GH ओझा है, राजस्थान के इतिहासकार, बहुत बड़े इतिहासकार के रूप में पढ़ते हैं हम इनको, GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने इनको बताया क्या, महेश भट्ट, इसके रचयिता महेश भट्ट बताया। अब एग्जाम में अगर आते हैं तो क्वेश्चन इतना ऐसे इस तरह बन के आएगा कि जो कुंभलगढ़ शिलालेख है तो डॉक्टर GH ओझा के अनुसार कुंभलगढ़ शिलालेख के रचयिता कौन है, फिर ऑप्शन में दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, कान्हा व्यास और महेश भट्ट, फिर आपको करना है महेश भट्ट, क्योंकि GH ओझा के अनुसार कौन होंगे, डॉक्टर GH ओझा। GH ओझा आगे से ध्यान रखना, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इसके रचयिता कौन है, महेश भट्ट, ठीक है। ये शिलालेख की प्रॉपर थोड़ी जानकारी, जो वर्तमान में महादेव का मंदिर है उससे प्राप्त होने वाला शिलालेख कुंभलगढ़ शिलालेख, जिसकी भाषा संस्कृत है, लिपि नागरी है, रचयिता कान्हा व्यास और महेश भट्ट के अनुसार इसके रचयिता कौन है, महेश भट्ट इसके रचयिता है, किसके अनुसार, डॉक्टर GH ओझा के अनुसार। अब बात करते हैं कि इसमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो अब देखते हैं शिलालेख से हमें जानकारी जो प्राप्त होती है। अब मेवाड़ शासकों के बारे में जानकारी मिलेगी, तो सबसे पहला पॉइंट तो जानकारी जिसमें मिलती है मेवाड़ शासक, मेवाड़ के गुहिलों की, मेवाड़ के जो गुहिल वंश के जो संस्थापक रहे हैं वहां से लेके और महाराणा कुंभा तक की जानकारी इस शिलालेख से प्राप्त होती है। पहली बात तो मेवाड़ के गुहिल शासकों की वंशावली, मेवाड़ के गुहिल शासकों की वंशावली कहां से कहां तक, कालभोज, फिर से ध्यान रखना, कालभोज बप्पा रावल दोनों एक ही है, कालभोज बप्पा रावल से कहां तक की, राणा कुंभा तक की,
राणा कुंभा या महाराणा कुंभा तक की जानकारी प्राप्त होती है, पहला पॉइंट। सेकंड, जिससे इससे जानकारी मिलती है, कहा जाता है कि जो हरित ऋषि थे, हरित ऋषि के आशीर्वाद से जो गुहिल वंश, जो कि राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक शासन करने वाला, राजस्थान इतिहास के प्राचीन भारत के इतिहास में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था गुहिल वंश, मेवाड़ शासक, मेवाड़ में। तो उनको जो राजवंश की जो प्राप्ति है वो हरित ऋषि के आशीर्वाद से हुई थी। तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से किसको? बप्पा रावल को, बप्पा रावल, जो कि क्या है? कालभोज उपाधि, कालभोज बप्पा रावल को मेवाड़ राज्य की प्राप्ति किसके आशीर्वाद से? हरित ऋषि के आशीर्वाद से, हरित ऋषि के आशीर्वाद से प्राप्त। इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है, जब हम मेवाड़ शासक पढ़ेंगे तब याद से जब देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा ऐसे ही, इसमें फैक्ट याद करने होते हैं। बाकी शासकों के टाइम पे बहुत मजा आता है, कभी मतीरे की राड़, कभी क्या, ये बहुत मजा आता है उस टाइम पढ़ने में, ठीक है। अच्छा, इसमें एक जानकारी, तो इसका की पॉइंट है महाराणा हम्मीर या राणा हम्मीर बोल सकते हैं, राणा हम्मीर, महाराणा हम्मीर को, तो हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, या फिर हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि प्राप्त हुई थी। यह जानकारी किस शिलालेख से प्राप्त होती है? कुंभलगढ़ शिलालेख से। विषम घाटी पंचानन का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिए, हमीर को, राणा हमीर को किसकी उपाधि? विषम घाटी पंचानन की उपाधि, विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन ये उपाधि, ये इसका की पॉइंट है, इसका विषम घाटी पंचानन की उपाधि प्राप्त हुई थी, इसका वर्णन भी यहां किया गया है, विषम घाटी पंचानन। अच्छा, हमीर की एक उपाधि और है जो राणा कुंभा ने दी थी, कौन सी? वीर राजा कुंभा द्वारा, ये ध्यान रखना। विषम घाटी पंचानन यानी कि विषम घाटी पंचानन बोलते हैं जो कठिन परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियों में किसके समान? सिंह के समान, शेर के समान। तो विपरीत परिस्थितियों में सिंह शेर के समान, ये किस में बताया गया है? ये बताया गया है कुंभलगढ़ के शिलालेख में। इसके बाद में जो महाराणा कुंभा है उसके बारे में जानकारी मिलती है, उसके सैनिक अभियान, विजय अभियान, उनके बारे में। महाराणा कुंभा के सैनिक अभियान, विजय अभियान, ठीक है, जितने भी युद्ध लड़े हैं उन सब की जानकारी प्राप्त होती है। की पॉइंट तो बस इसके दो ही हैं, एक तो वो GH ओझा वाला और एक हमीर की उपाधि। अब इससे कुछ और जानकारी प्राप्त होती है। एक इस शिलालेख में है कि जो की जानकारी कहते हैं कि राजस्थान के इतिहास में गलत जानकारी दी गई है, वो इस शिलालेख से प्राप्त होती थी कि जो राजा गुहिल है, राजा गुहिल को किसका पुत्र बताया? राजा गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र, कालभोज या बप्पा रावल, उसका पुत्र बताया। लेकिन क्या है, वो गलत है, लेकिन ये जानकारियां लिखी हुई है इस शिलालेख में, तो उसको पढ़ना तो पड़ेगा ही। किसको? राजा गुहिल को किसका पुत्र बताया? इस शिलालेख के अनुसार एकमात्र ऐसा शिलालेख है जिसमें बताया गया है राजा गुहिल को बप्पा रावल या कालभोज, बप्पा रावल का पुत्र बताया है, एकमात्र शिलालेख। और राजा गुहिल के बारे में एक जानकारी और मिलती है, इसके पुत्र का, राजा गुहिल का पुत्र की जानकारी मिलती है कि कौन था? लाट विनोद, ठीक है। तो दरअसल राजा गुहिल को जो बप्पा रावल का पुत्र बताया वो जानकारी गलत है, ध्यान रखना, जो कि गलत है, गलत जानकारी है। राजा गुहिल को बप्पा रावल किसका? महेंद्र सेकंड का पुत्र था, महेंद्र सेकंड। और इसमें एक ध्यान रखना, एक जानकारी और मिलती है मेवाड़ राज्य के बारे में, मेवाड़ राज्य के विभाग, छोटी सी ध्यान रखना, 4 आघाट, विनोद, ठीक है, मेवाड़, चित्तौड़, इसके 4 विभाग है। आघाट, ठीक है, एक चित्तौड़, आघाट, चित्तौड़ और
एक वागड़ और एक मेवाड़। वागड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश, वागड़ का धनी, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, क्वेश्चन ध्यान रखना। वागड़ का धनी किसे कहा जाता है? तो कुंभलगढ़ शिलालेख 1460, इंपोर्टेंट की पॉइंट दो ही है। एक ये जो गलत आ सकता है कि किस शिलालेख के अनुसार राजा गोविंद को बप्पा रावल का पुत्र बताया है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट दो तीन ये की पॉइंट, और तो बाकी पूरी रामायण भरी पड़ी है, ऐसे तो पढ़ने को तो बहुत है। तो अब जो नेक्स्ट, उससे पहले जो एक शिलालेख है सन 1428 में प्राप्त होने वाला, उससे बात कर लेते हैं, जो उदयपुर से प्राप्त होता है, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, क्योंकि इसमें मेवाड़ के शासकों की थोड़ी जानकारी मिलती है। महाराणा राणा हम्मीर से लेके मोकल तक की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें बहुत ज्यादा है, तो पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, 28 29 श्रृंगी ऋषि का लेख या शिलालेख, श्रृंगी ऋषि का लेख सन 1428 ईस्वी का है, 1428 ईस्वी का। कहां से प्राप्त होता है? श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि उदयपुर को कहा जाता है, तो वहीं से श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि कहाँ है? उदयपुर। अब देखिए, किसी ऋषि की भाषा तो संस्कृति हो सकती है, तो ऐसे फैक्ट याद करके पढ़िए। अगर मंदिर से प्राप्त हो रहा है तो भी संस्कृत है, और भाषा वैसे एक इसके रचयिता, ठीक है, भाषा तो हमेशा संस्कृत याद ही रखनी है आपको। रचयिता में ध्यान रखना जो, अच्छा ऋषि है तो ऋषि के इस तरह पॉइंट याद करने, पॉइंट याद रखिए। ऋषि है तो क्या करेगा? तप, यज्ञ, योग। तो रचयिता वीर योगेश्वर समझ लीजिए ना, योगेश्वर। जानकारी क्या प्राप्त होती है इस शिलालेख से? सबसे पहले तो इस शिलालेख से कुछ इंपोर्टेंट, जैसे राजस्थान में तुलादान के बारे में, इनके बारे में जानकारी शिलालेख से प्राप्त होती है। महाराणा हम्मीर जो शासक है, मेवाड़ शासक महाराणा हम्मीर से महाराणा मोकल तक, महाराणा हम्मीर से महाराणा मोकल जो मेवाड़ शासक है, मेवाड़ के गुहिल वंश है, उनके बारे में। तो राणा हम्मीर से महाराणा मोकल तक उनकी विजय अभियान, ठीक है, आदि की जानकारी, आदि का उल्लेख, साथ में इंपोर्टेंट तुलादान का। तुलादान राजस्थान के लिए शुरुआत में तो बहुत अच्छा, लेकिन बाद में राजस्थान के लिए किस तरह आफत बन गया है पढ़ेंगे हम। महाराणा मोकल के बारे में ध्यान रखना है, एक छोटी सी बात की, महाराणा मोकल द्वारा, इनकी एक रानी थी गौरांबिका, कहते हैं कि गौरांबिका इनकी एक प्रिय रानी थी गौरांबिका। तो उसकी मृत्यु के बाद इसको मतलब राणा जो महाराणा मोकल है, इनको उसको मतलब कहते हैं कि इनको सपने बहुत ज्यादा आ रहे थे। फिर कुछ इतिहास में, राजस्थान के इतिहास वैसे तो बोलते हैं कुछ बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उनके बारे में जब उनको मरने के बाद उनको वो हुआ, तो किसी ऋषि ने उनको बताया था कि उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए, उनको एक जलकुंड बनाना चाहिए या कुछ दान वगैरह करने चाहिए। तो उसके बारे में, उसके बाद में उन्होंने क्या किया था, एक कुंड बनवाया था, जलकुंड। तो उसके बारे में जानकारी इसी शिलालेख से मिलती है। तो महाराणा मोकल की रानी गौरांबिका के लिए या की मृत्यु के पश्चात के लिए या मृत्यु के पश्चात किसका? एक जलकुंड के निर्माण का उल्लेख, और साथ में तुलादान का। कहते हैं कि महाराणा मोकल में अपने जीवन काल में लगभग
25 से अधिक बार तुलादान किया था। और वो किस किस मौके पर तुलादान क्या होता है, पहले तो ये देख लीजिए। महाराणा मोकल द्वारा 25 बार तुलादान का उल्लेख। तुलादान में क्या होता है कि जब भी कोई शासक बनता है, गद्दी पे बैठता है, या फिर गद्दी पे बैठेगा, या फिर शासक का जन्म दिवस आता है, या फिर कोई भी विशेष अवसर होता है, तो उस दिन शाहजहां क्या करता है कि राजस्थान में पिछले प्रारंभ महाराणा मोकल के काल में हुई थी ये चीज तुलादान का। तो उस समय क्या था कि शासक एक तरफ तराजू के एक तरफ खुद बैठेगा, दूसरी तरफ सोने चांदी हीरे जवाहरात से उसको तोला जाएगा और बाद में वो चीजें प्रजा में बांट दी जाएगी। लेकिन समय देखिए, उसके बाद में यही चीजें आगे जाके राजस्थान में बहुत बड़ी परेशानी की थी। कुछ समय बाद में राजस्थान में ये तो पहले तो क्या था, राजा खुद के खजाने से ये चीजें करके जो आम जन है उसमें बांट देता था, तुलादान करके आम जन में बांट देता था। लेकिन बाद में क्या था, यही चीज क्या थी, ये चीज है ना टैक्स के रूप में वसूली गई। मतलब तुलादान होगा, लेकिन जो राजा के कोई विशेष अवसर होगा तो उस समय राजा को तुलादान करने के लिए पहले तो जनता को दिया जाता था, आमजन को, लेकिन बाद में उनसे वो चीजें लिया गया कि तुलादान है तो सबसे खींचो, कर खींचो, कुछ भी रूप में इनको खींचो। उससे राजा खुद का खजाना बढ़ने लगा। ये कुछ बाद में ये चीजें, ये परिस्थितियां उल्टी विपरीत होने लगी राजस्थान में। तो और इसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है, वो देखते हैं। मोकल द्वारा एक तो 2 शासक, एक तो नागौर का फिरोज खान और एक गुजरात का वही अहमद खान, जो बार बार में इतिहास में आता है। इसके बारे में बहुत अच्छी कहानी है जो पढ़ेंगे हम मेवाड़ के टाइम। एक तो कौन, फिरोज खान, एक अहमद खान, फिरोज खान और अहमद खान। फिरोज खान कहाँ का, नागौर का शासक था ये, और अहमद खान था गुजरात का। दोनों को हराना किसने, महाराणा मोकल द्वारा, दोनों को हराने की जानकारी इस शिलालेख से प्राप्त होती है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, जो भीलों की, क्योंकि मेवाड़ शासक का सबसे अधिक हो रहा था भीलों के साथ, तो भीलों की सामाजिक स्थिति का वर्णन करने वाला, ये इसका की पॉइंट है, ध्यान रखना। भीलों की सामाजिक स्थिति का वर्णन करने वाला राजस्थान में शिलालेख यही है, भीलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का। भीलों की, क्योंकि मेवाड़ का यही शासक था गुलवंश जो भीलों के सर्वाधिक करीब रहा था। भीलों ने सर्वाधिक मदद की थी उस समय, वो इन्हीं की थी। प्रताप थे, इन सब की मदद भीलों द्वारा की गई थी। ठीक है, भीलों का सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन, आर्थिक स्थिति का वर्णन करता है। और मोकल का है ही, मोकल ने अपने जीवन में 25 से ज्यादा बार तुलादान करने वाला, ठीक है, ये शिलालेख है। और महाराणा मोकल के समय का काल का शिलालेख है ये, महाराणा मोकल के काल का शिलालेख। श्रृंगेरी ऋषि का शिलालेख सन 1428 ईस्वी का, ठीक है। और एक इसका इंपॉर्टेंट और पॉइंट छोटा सा ध्यान रखना, क्योंकि इस बीच में एक शासक आता है राणा लाखा, इन शासकों में, ठीक है, राणा लाखा द्वारा जो हिंदुओं पर एक तो कर जो समाप्त कर दिया था, लेकिन बाद में इसको वापस लगाया था कुछ शासकों ने, हिंदुओं पर कर को, टैक्स को हटा दिया था। लाखा द्वारा हिंदुओं पर लगने वाले कर को समाप्त किया गया था। इसकी जानकारी भी इसी शिलालेख से प्राप्त होती है। अब राजस्थान का एक शिलालेख है, उसकी जो चित्तौड़ का शिलालेख एक रह गया था, उसकी बात कर लेते हैं। समिदेश्वर का शिलालेख, एक चित्तौड़ का जो शिलालेख रह गया था उसकी देख लेते हैं। समिदेश्वर का लेख, ये मंदिर का शिलालेख, समिदेश्वर मंदिर, याद रखना, समिदेश्वर मंदिर का लेख या शिलालेख। थोड़ी कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर। 1428 और 29 उसी समय का है ये, श्रृंगेरी ऋषि के टाइम का। तो 1428 दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं, या 1429 ईस्वी का।
समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ में, इसको राजा भोज का मंदिर भी बोलते हैं। समिदेश्वर मंदिर महाराणा मोकल द्वारा समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया जाता है। पुनर्निर्माण करवाया मतलब इसके एक बार इसके टूटने के बाद इसका दोबारा निर्माण करवाया था महाराणा मोकल ने। महाराणा मोकल ने समिदेश्वर मंदिर को निर्माण करवाने के बाद इसका नाम चेंज कर दिया, इसको मोकल मंदिर या त्रिभुवन नारायण का मंदिर भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा में प्राप्त ये शिलालेख 75, इसमें 75 श्लोक है संस्कृत के, जिसमें संपूर्ण जानकारी मिलती है अमीर लाखा मोकल वगैरह की, जो मेवाड़ का वंश इसकी। ठीक है, तो समिदेश्वर मंदिर का शिलालेख सन 1428-29 का शिलालेख, इसका इस मंदिर का पुनर्निर्माण, और ये जानकारी इसी शिलालेख से प्राप्त होती है। तो महाराणा मोकल द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण कराया गया, और पुनर्निर्माण के बाद में इसका क्या नाम परिवर्तन कर दिया गया, त्रिभुवन नारायण या मोकल मंदिर। त्रिभुवन नारायण या मोकल मंदिर। भाषा, मंदिर से प्राप्त शिलालेख की भाषा संस्कृत, और इसमें कितने श्लोक है संस्कृत के, 75 श्लोक है। भाषा संस्कृत, और संस्कृत के कितने श्लोक हैं, 75। संस्कृत के 75 श्लोक, जिससे जानकारी मिलती है। एक तो इसके उत्कीर्णकर्ता और एक इसके रचयिता, ध्यान रखना, उत्कीर्णकर्ता और रचयिता। उत्कीर्णकर्ता एक, रचयिता। उत्कीर्णकर्ता रचयिता, रचयिता एक नाथ के द्वारा, और उत्कीर्णकर्ता कौन है इनके, विसल। उत्कीर्णकर्ता इस शिलालेख के विसल, और रचयिता कौन है, एक नाथ। और जो जानकारी मिलती है राणा लाखा और मोकल की विजयदानों की उल्लेख, ठीक है, विजयदान के जो शासन टाइम है उन सबकी जानकारी एक और मिलती है कि राणा लाखा व मोकल के विजय दान, ठीक है, आदि का उल्लेख। और एक छोटी सी पॉइंट और याद रखना कि गुहिल वंश में धर्म स्थापना, गुहिल वंश में धर्म स्थापना का उल्लेख इस शिलालेख से प्राप्त है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस शिलालेख की, महाराणा मोकल, जो इसका की पॉइंट है इस शिलालेख का, महाराणा मोकल की तुलना इस शिलालेख में किस किस से, ब्रह्मा से, विष्णु से, शंकर से, और महादानी कर्ण से, अच्युत से, इन सब से इसकी तुलना की गई है। ठीक है, मतलब इन सब के बारे में, इन सब के जैसा बताया गया है, किसको, महाराणा मोकल को। महाराणा मोकल की तुलना इससे, ब्रह्म विष्णु शंकर, ब्रह्म विष्णु शंकर, कामदेव, अच्युत व महादानी कर्ण से। ठीक है, ये शिलालेख यहीं पे समाप्त आज के, और बाकी अभी तो बहुत बचे इंपॉर्टेंट, जैसे एक लिंगनाथ का शिलालेख है, राज प्रशस्ति है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन सब की बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।